Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 environmental and natural resources. Today's our topic is Johannesburg Summit and India's stand on environmental issue. तो इससे पहले क्या है, हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ चुके हैं और अर्थ समिट 1992 के बारे में पढ़ चुके थे। तो अर्थ समिट 1992 में कहा गया था कि 10 ईयर्स के बाद दोबारा से, यानी रियो डी जेनेरियो के अंदर जो 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई थी, उसके 10 ईयर्स के बाद क्या है, एक इसी लेवल की अर्थ समिट दोबारा होनी थी, जो कब की गई 2002 के अंदर। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग के अंदर। तो इसलिए जोहान्सबर्ग अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना जाता है, जो कब हुई 2002 में 26 अगस्त 2002 से लेकर के 4 सितंबर 2002 तक। इसको जो होस्ट किया गया था, यानी जो होस्टिंग थे वो साउथ अफ्रीका थे। साउथ अफ्रीका का जो सिटी है जोहान्सबर्ग में ही, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, अब वहाँ पर 1996 के बाद ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम आया था। तो वहाँ के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे थुम्बो मेबकी, उन्होंने क्या है उसको होस्ट किया, और काफ़ी कंट्री मैक्सिमम 190 के आसपास जो मेंबर थे उन सबको इनवाइट किया गया, और 190 कंट्री से क्या है लगभग 4000 गवर्नमेंट और 3000 नॉन गवर्नमेंट को भी इनवाइट किया। इससे पहले क्या थे, सिर्फ कंट्री को इनवाइट करते थे। इसमें एनजीओ वगैरह है या जो दूसरे मतलब जुड़े हुए हैं लोग इन्वायरमेंट वगैरह को लेकर के, उससे जुड़े हुए हैं जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको भी इनवाइट किया गया। तो टोटल काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर इसको क्या किया गया, इनवाइट किया गया। अब इसके अंदर इश्यूज क्या गए, इश्यूज तो वही थे जो इन्वायरमेंट को लेकर के थे, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ओजोन लेयर को लेकर के थे, ग्रीन हाउसेज गैसेज है उनको कम करने को लेकर थे, वाटर की प्योरिटी को लेकर के थे। तो इसी तरह के इश्यूज इसके अंदर भी थे और उनके ऊपर वर्क भी करना था। और जो 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो बातचीत चल रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी आपस में डिस्प्यूट पैदा हो गया था डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के अंदर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री क्या है, इक्वल कार्बन का जो यूज़ है वो चाहते थे, जबकि इंडिया है, चाइना है या ब्राज़ील है, इन कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन के देखते हुए जो पर पर्सन जो कार्बन आता है वो बिल्कुल कम रेशो आता है। अगर वो 2030 तक इसी रेंज से भी करते रहें तो भी क्यों वो वर्ल्ड में जो पर पर्सन मिलता है उससे काफ़ी कम है, 50% है उससे भी। तो इस वजह से क्या है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उनको भी दूर करने की बात इसके अंदर चल रही थी कि इसको भी दूर किया जाएगा। तो कौन कौन से इश्यूज थे? सबसे पहला वाटर एंड प्योरिटी को रखा गया कि लोगों को क्या रखे जाए, स्वच्छ बनाया जाएगा, प्योर वाटर क्या है प्रोवाइड करवाया जाए। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको एग्जांपल भी बताया था लास्ट में, 1.2 मिलियन के आसपास जो लोग वाटर की कमी, प्योर वाटर की कमी से डेथ हो जाती है पर ईयर, उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज, वही सोलर एंड विंड एनर्जी है, इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा और इस एनर्जी के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। फिशिंग रिसोर्सेज, आप ग्लोबल वार्मिंग से कह सकते हो, पोल्यूशन से कह सकते हो, या कोस्टल एरिया के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उस वजह से क्या है, आप कह सकते हो कि जो फिशिंग है वो रिसोर्सेज लगातार कोस्टल एरिया के अंदर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इस वजह से क्या है, जो फिशिंग की एक तरह से अलग अलग डाइवर्सिटी मिलती थी वहाँ पर वो कम हो गई है। आज इन लोगों को मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा फूड प्रोवाइड करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इंडिया इन वर्ल्ड के काफ़ी कंट्री के मतलब पॉपुलेशन फीस के ऊपर डिपेंडेंट करती है अपने फूड के लिए। तो इसलिए क्या है, इस रिसोर्सेज को भी बचाना ज़रूरी है। तो फिशिंग रिसोर्सेज को बढ़ाने की इसमें बात की गई ताकि कोस्टल एरिया के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। हमारे वर्ल्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विभिन्नता वो लगातार ख़त्म होती जा रही है। आप अपने लोकल एरिया में भी देख सकते हो, काफ़ी बर्ड्स है, पिकॉक वगैरह है, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी को क्या है, इसमें कहा गया कि 2005 तक और उससे आने वाले 10 ईयर के बाद 2015 तक क्या है, इसको बिल्कुल सही कर दिया जाएगा। जो पुराना रेशियो था उसी के ऊपर लेकर आने की बात की गई। नेक्स्ट है पॉवर्टी के बारे में। अब वर्ल्ड के अंदर 50% कंट्री ऐसे हैं जिनकी 50% पॉपुलेशन, अगर हम पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर 40% पॉपुलेशन ऐसी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्या है पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। तो उस पॉपुलेशन की या मेनली उन कंट्री की जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले कंट्री है, उनको डेवलप करने की बात की जाएगी और वो भी वर्ल्ड लेवल पर की जाएगी। इसके लिए यूएनओ के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि व्यापार ऐसा किया जाएगा जिससे क्या किया जा सके, डेवलपमेंट तो हो लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हो जो किसी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो और किसी के लिए क्या हो, रोकने वाला ना हो। मतलब कि एक ऐसा ट्रेड ना हो कि किसी दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा वो पैसे कमा रहा हो।
तो ये बात रखी गई कि ट्रेड को क्या है इस तरह के डेवलपमेंट में रखा जाएगा कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो क्या कर सकें, रिसोर्सेज को बचा सकें। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बैड इफेक्ट भी है, गुड इफेक्ट भी है, जिसके लेकर के चैप्टर नंबर आपका जो 9 है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर के ही है। तो ग्लोबलाइजेशन के जो बैड इफेक्ट पड़ते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर क्या है, इन्वायरमेंट को है या वाटर पोल्यूशन है, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, या कल्चर जो इफेक्टेड होता जा रहा है, उन चीज़ों को कम करके क्या किया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन को एक नई दिशा दी जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल्स। आजकल नहीं, जो उस टाइम भी क्या है, केमिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो इसमें टारगेट रखा गया था आने वाले 15 ईयर्स के अंदर क्या है, केमिकल का जो रेशो है उसको इस तरह से बना दिया जाएगा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और ह्यूमन बीइंग के भी फ्रेंडली होगा। तो केमिकल्स ऐसे रखे जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ की भी बात की गई, हेल्थ इश्यूज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये कहा गया कि अगर किसी कंट्री को पेटेंट का भी राइट है, मान लीजिए किसी कंट्री को किसी एक मेडिसिन को लेकर के पेटेंट उसको मिला हुआ है, तो ये कहा गया कि वो उस मेडिसिन का एक काफ़ी बड़ा पार्ट कहाँ पर देगा, उन कंट्री को देगा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो हेल्थ फैसिलिटी अपनी कंट्री के अंदर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी बात की गई। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प की भी बात की गई। जो लोग गरीब हैं या जो कंट्री गरीब है उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी वाटर के लिए या हेल्थ फैसिलिटी वगैरह के लिए। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात की गई कि एनवायरनमेंट को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, ताकि क्या है, पोल्यूशन को कम किया जा सके, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो। नेक्स्ट है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को माना जाएगा। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है इन्वायरमेंट जैसे है, ओशन है, पोल्यूशन, ये क्या है, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोल्यूशन से बचाना है, ओजोन लेयर्स को बचाना है, ये सारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके ऊपर जो जियोपॉलिटिक्स होगी वो सब कंट्री मिलकर के काम करेंगे, किसी एक कंट्री इसके ऊपर काम नहीं करेगा। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं मानी जाएगी बल्कि कॉमन मानी जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल अपार्थाइड। अपार्थाइड वैसे रंग भेद, इसका मतलब होता है रंग भेद, रंग के आधार पर, कलर के अकॉर्डिंग जहाँ पर भेदभाव किया जाता है। वैसे ये इन्वायरमेंट को लेकर के नहीं था, लेकिन हमारा इशू कहाँ है, साउथ अफ्रीका के साथ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसको होस्ट जो कर रहा था वो साउथ अफ्रीका कर रहा था। तो साउथ अफ्रीका ने क्या है, अपने आप को वर्ल्ड में आगे ले जाने के लिए, आगे भी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर 1996 में ही क्या है, इस चीज़ को ख़त्म किया गया और सही तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। नेल्सन मंडेला के द्वारा काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल किया गया उसके बाद है। तो इसलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कहा, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यूएसए जैसे कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर उनके साथ आज भी क्या किया जा रहा था, इस तरह का हो सकता है भेदभाव किया जा रहा था। तो इसलिए क्या है, उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है या इस तरह की पॉलिसीज है उनको ही अपनाया जाना चाहिए। तो ये इशूज़ इसके अंदर रखे गए। ये आपके क्या है, जोहान्सबर्ग अर्थ समिट थी। मेन आपकी अर्थ समिट है 1992 जो रियो डी जेनेरिया के अंदर हुई, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल बता दिया गया और उसके बाद है आपकी जोहान्सबर्ग अर्थ समिट। मेन 3 ही हुई है। उसके बाद क्या है, कोई मतलब 10 ईयर के बाद कोई बड़ी ये नहीं कह सकते कि अर्थ समिट हुई है, लेकिन 2007 के अंदर क्या है, एक मीटिंग्स हुई थी जो इसी तरह के मतलब बायोडिग्रेडेबल है या ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट है, ओजोन लेयर को लेकर के हुई थी। तो ये आपकी समिट है मेन। अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया का स्टैंड क्या है इन्वायरमेंटल इशू को, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो फर्स्ट बुक है वो वर्ल्ड को लेकर के। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया का हर चैप्टर के अंदर रोल प्ले के बारे में बताना है। तो इस चैप्टर में भी हम क्या है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इन्वायरमेंट इशू को लेकर के, वो आपको बताना है। सबसे पहले इंडिया क्या है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो इंडिया ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री में नहीं आता। अगर कुछ ही सिटी हमारे जैसे कि कोलकाता है, दिल्ली है, इस तरह के सिटी निकाल दिए जाएँ तो हमारा आज भी जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए 1997 में, यहाँ 1997 के अंदर जब क्योटो प्रोटोकॉल पास हुआ तो उसमें सभी कंट्री को ग्रीन हाउसेज गैसेस को कम करने की बात की गई। इंडिया जैसे कंट्री है, ब्राज़ील जैसे कंट्री है, चाइना जैसे कंट्री है, उनको छूट तो दी गई लेकिन उनको भी कम करने के लिए कहा गया। तो तब इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने इसको 2002 के अंदर रेटिफाई किया है। क्यों? क्योंकि इसमें अब इंडिया को कंप्लीटली छूट दी गई। उसमें इंडिया ने अपना एग्जाम्पल दिया। उसने एग्जाम्पल क्या दिया, ये लास्ट पॉइंट भी है कार्बन को कम करने का, कि 2000 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो है 0.9 टन पर पर्सन क्या है, कार्बन यूज की जाती है, यानी कार्बन निकाली जाती है। जबकि 2030 तक अगर बात करें तो 1.6 होगी, लेकिन 2000 में ही पूरे वर्ल्ड का अगर निकालें तो वो 3.6 के आसपास थी। इतने टन क्या है पर पर्सन के अकॉर्डिंग आती थी कार्बन पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि जब हम कार्बन को अपने काफ़ी मतलब डेवलप्ड कंट्री की बजाय काफ़ी नाम मात्र का ही कर रहे हैं तो हमें कम करने के लिए क्यों कहा जाए, जबकि हमें अपने रिसोर्सेज को
लाना है, हमें डेवलप भी करना है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमें इंडस्ट्रियल की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखी गई और इसको मान भी लिया गया, इसीलिए इंडिया ने इसको 2002 में रेटिफाई कर दिया। नेक्स्ट है इंडिया स्टैंडिंग। इसके अलावा G8 की जो मीटिंग हुई थी 2005 के अंदर, इंडिया ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया और उसमें अपनी बात रखी, जिसके अंदर क्या है इन्वायरमेंट को लेकर के, इन इश्यूज़ को लेकर के कम करने की बात की गई। एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के बात की गई कि सोलर एनर्जी, इंडिया एक काफ़ी बड़ा ये कह सकते हैं कि सेंटर है सोलर एनर्जी को लेकर के। यहाँ काफ़ी लंबे समय तक, यानी ये कह सकते हैं कि ईयर में 8 मंथ के आसपास क्या है यहाँ पर समर रहती है, गर्मियाँ रहती है। इस वजह से क्या है यहाँ पर क्या है सोलर एनर्जी को यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, इसके अलावा इंडिया ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी अपनाई। तो ये पॉलिसी उसने स्टार्ट की जिसके अंदर CNG जैसे गैसेज है, इको फ्रेंडली गैसेज है, उनको बढ़ाने की बात की। आजकल देख सकते हो आप दिल्ली वगैरह है, वहाँ पर सारी की सारी जो गाड़ियाँ हैं CNG की यूज़ की जाती है। दूसरी किसी गाड़ी को क्या नहीं किया जाता, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। तो इस तरह की क्या है फ्यूल पॉलिसी इंडिया के अंदर शुरू की गई। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया 2001 के अंदर, जिसमें एनर्जी को बचाने की बात की गई। मेनली विंड पावर और सोलर पावर को यूज़ करने के ऊपर फोकस किया गया, जिसके लिए चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, फार्मर्स के बारे में हो, उन सबको क्या है मोटिवेट किया जाएगा और उनको इनके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इंडिया ने 2003 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा की जाती है जैसे कि डैम्स वगैरह के ऊपर या रिवर्स वगैरह के ऊपर, वहाँ पर एरिया तो पोल्यूटेड होता ही है, साथ में कोयल वगैरह है इनका भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि दूसरे एनर्जी के रिसोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन एमिनेशन का, जो अभी बताया था 2002 के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया में अंदाज़ा लगाया जाता है 2030 तक 1.6 टन क्या है पर पर्सन के अकॉर्डिंग कार्बन निकाली जाएगी, लेकिन पूरे वर्ल्ड का 3.6 है 2000 में, इसलिए इंडिया का कार्बन एमिनेशन काफ़ी कम है और इसलिए ये कहा गया कि इंडिया को इसमें कार्बन को कम करने में छूट दी गई, लेकिन साथ में हिदायत दी गई कि वो इन चीज़ों को क्या है मान करके चले। अब यहाँ पर इंडिया का स्टैंड तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जितनी भी समिट हुई है, चाहे आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा हो, चाहे जोहान्सबर्ग अर्थ कॉन्फ्रेंस पढ़ी हो, या उससे पहले क्या है अर्थ समिट 1992 पढ़ी हो, अब इनको सभी को स्टार्ट तो किया गया, लेकिन कहीं पर भी क्या है फोर्सेबल इनको लागू नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि हर कंट्री को इसमें मानना ही मानना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है इनके ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, कोई ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि हर कंट्री ने इनकी बात को मान लिया और इफेक्ट पड़े हो। आज भी उसी कंडीशन से डेवलपमेंट चलते आ रहे हैं। देखो काफ़ी कंट्री ने इसमें आगे आए हैं, जैसे कि जापान वगैरह है, अपने आप में जैसे हाइजीन्स को लेकर के, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के है, या ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन को कम करने में है। लेकिन फिर भी क्या है अगर इसको फोर्सेबली तरीके से पूरे वर्ल्ड में लागू किया जाता तो नतीजे और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। अब इंडिया ने इसके साथ साथ क्या कहा, इसमें और लिख सकते हो, इंडिया ने बायोडीजल भी निकाला। बायोडीजल क्या है, एक पेड़ होता है बायोडीजल, जो पेड़ पौधों से बायोडीजल निकाला जाता है, जिससे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं और इको फ्रेंडली होता है। तो इसकी भी पेशकश की है। इसके लिए 1.8 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर क्या है इसके लिए पेड़ पौधे लगाए गए और कहा गया है कि इनसे क्या है बायोडीजल निकाला जाएगा जो इको फ्रेंडली होगा। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ क्या है इंडिया के अंदर स्टैंड करते हैं, जिनको आप लिख सकते हो। इसके अलावा क्या है कुछ मूवमेंट बताएं इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट इश्यूज़ को लेकर के जो चलते रहते हैं। जैसे फर्स्ट अगर एंटी डैम मूवमेंट चला है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर चला है। एंटी डैम क्यों कहा गया है, अब किसी भी रिवर्स पे डैम बनाना डेवलपमेंट तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट नहीं है, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हो सकता है, यानी कि काफ़ी मल्टी एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हो सकता है, या इरिगेशन वगैरह के लिए हो सकता है। लेकिन अगर जहाँ पर वो डैम बनाया जाता है वहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया से गाँव उजड़ जाते हैं, जितनी पेड़ पौधे थे वो काट दिए जाते हैं। अगर वो कटेंगे तो वहाँ पर जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यानी जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो ये सारा अगर इशू आएगा तो इन्वायरमेंट इससे इफेक्टेड होगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है एंटी डैम मूवमेंट फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलाया गया था। ये सिटी का नाम है जहाँ पर चलाया गया था हार्वेस्टिंग, तो यहाँ पर चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। उसके बाद वार्ड माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा फिलीपींस के अंदर भी क्या है माइनिंग जो खदानें हैं उनसे ज़्यादातर नुकसान होता जा रहा था, पोल्यूटेड एरिया होता था, लैंड पोल्यूटेड होती जा रही थी, उसको बचाने के लिए फिलीपींस में भी मूवमेंट चला। अगर हम इंडिया की बात करें तो दो फेमस हैं, चिपको मूवमेंट है और दूसरा नर्मदा बचाओ। चिपको मूवमेंट हिमालय के अंदर चला था, जिसके अंदर लोगों ने क्या है पेड़ों को काटवाने से मना कर दिया। जब इसके अंदर कहा जाता है कि एक जो ठेकेदार है उसको क्या है लकड़ियों का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वहाँ पर एक विल्लो नाम की क्या है लकड़ी काफ़ी फेमस थी, और उससे क्या है ज़्यादातर क्या बनाए जाते थे
जो क्रिकेट वगैरह का सामान है ये बनाया जाता था। पहले गांव वालों को वहाँ पर किसी तरह की एंट्री नहीं दी गई, बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या, किसी बाहर के ठेकेदार को वो काटने के लिए दे दिया गया, जिसके कारण वो विलेजेस वाले उन पेड़ों को जाकर के चिपक जाते हैं और ये मूवमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलता है और मीडिया में आ जाता है, जिस वजह से क्या है इसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगा दी जाती है और उस फॉरेस्ट एरिया को कटने से बचाया जाता है। तो इसमें अगर कहा जाता है तो सबसे जो मेन रोल है वो वुमेंस का काफ़ी रोल माना गया है। इसके अलावा नर्मदा बचाओ मूवमेंट इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस हुआ है। नर्मदा बचाओ आपकी बुक में भी 2 पिक्चर दिखा रखी है, जिसके अंदर क्या है एक लेडीज़ वगैरह इतने पानी में खड़े हैं या कुछ जेंट्स दिखाए गए हैं इतने पानी में खड़े। उनका कहने का मतलब है कि ये डैम अगर वहाँ पर नर्मदा रिवर्स के ऊपर जिस डैम की बात करी थी वो बनाया गया तो उनके विलेजेस के अंदर पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि उनके विलेजेस कहने का मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मूवमेंट क्या है, आमटे द्वारा या इनके द्वारा क्या है ये मूवमेंट चलाया गया और काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला और अब कुछ सोल्यूशन निकाल करके वहाँ पर सरदार पटेल डैम भी बनाया गया है और उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब ये मूवमेंट के अगेंस्ट क्यों जाते हैं, जैसे विलेजेस वाले कह सकते हैं कि जहाँ पर ये डैम बनने हैं वो उनको निकाल दिया जाता है, कुछ ही पैसे दे करके उनकी लैंड वगैरह के उनको वो विलेज खाली करने के लिए बोल दिया जाता है। अब वो विलेज तो खाली कर देते हैं लेकिन उन पैसों से वो ना तो कहीं पर उनको परमानेंट सेटलमेंट मिल पाती है, ना ही वो अपने किसी तरह का रोज़गार चला पाते हैं। तो इस वजह से क्या है काफ़ी जगह इसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि इस तरह का अगर कोई डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, चाहे वो डैम बनाना हो या कोई दूसरा इशू हो, तो जहाँ से जिन लोगों को निकाला जाता है चाहे वो ट्रिबल्स हो या दूसरे हो, उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा जॉब वगैरह या उनके द्वारा जो काम वगैरह दिया जाना है वो पहले से फिक्स होना चाहिए कि यहाँ उनको काम दे करके ये चलाया जा सकता है। तभी इस तरह के मूवमेंट से क्या है बचा जा सकता है या ये कह सकते हैं कि उस डेवलपमेंट का फ़ायदा है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है। इसके साथ वैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन कुछ नेचर को लेकर के क्या है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के क्या है जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।